गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेंसुरेशन। इस चैप्टर में हम लोग एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट शेप्स का। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी फॉर्मूलेज हैं इसमें, वो सारे फॉर्मूलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आगे क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बहुत काम आएंगे। इसलिए आप सभी बच्चे जो हैं इन फॉर्मूलेज को ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसमें पहला कंसेप्ट है एरिया। व्हाट इज एरिया? एरिया इज डिफाइंड एज स्पेस विद इन द बाउंड्री। बाउंड्री आप समझते हैं, कोई भी टू डायमेंशनल शेप है, 2D शेप है, उसके अंदर कितना स्पेस है उसको हम बोलेंगे एरिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक 2D शेप है, तो इसके अंदर जितनी जगह होगी ना, ये जो जगह है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। किसी भी 2 डायमेंशनल शेप के अंदर जितनी जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि आपके प्लेग्राउंड का एरिया कितना है, आपके स्कूल में जो प्लेग्राउंड है उसका एरिया कितना है, इसका मतलब ये है कि प्लेग्राउंड में कितना स्पेस है, खेलने के लिए कितना स्पेस है ना। अगर हम उसको बच्चों को बिठाएं तो कितने बच्चों को बिठाया जा सकते हैं उस स्पेस में, तो वो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एरिया। समझ आ रहा है। और एक स्पेस होता है कि जैसे रूम है, तो बोलेंगे रूम के अंदर कितनी एयर आ सकती है, तो जितना स्पेस होगा उतना ही एयर आएगा। तो ये जितना एयर आता है ना, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में होगा? 3 डायमेंशन में। रूम क्या हो गया हमारा? 3 डायमेंशनल हो गया। तो 3 डायमेंशनल के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और 2 डायमेंशनल के अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एरिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमारा 2 डायमेंशनल है, तो रेक्टेंगल के अंदर जितना भी जगह है उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर 2 डायमेंशनल है, तो स्क्वायर के बाउंड्री के अंदर जितनी भी स्पेस होगी उसको बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाउंड्री के अंदर जितना स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन आपके पास क्यूब है ना, क्यूब हमारा जैसे रूम हो गया, क्यूब, क्यूबाइड, है ना। हमारा जो रूम है वो क्यूबाइडल शेप का है, तो इसके अंदर जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप्स जो होती हैं, या सॉलिड शेप भी बोलते हैं इसको, सॉलिड शेप के अंदर जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। और 2 डायमेंशनल शेप के अंदर जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में पिंक कलर से मैंने डिनोट किया हुआ है, ये एरिया डिनोट कर रहा है। ठीक है, पिंक कलर वाले जितने भी पार्ट है वो एरिया। बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस होता है उसको एरिया बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए 2 डायमेंशनल शेप। कोई भी 2 डायमेंशनल शेप है, उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होगी, ठीक है, सारे साइड्स को प्लस कर दो, उसके सारे साइड को प्लस करके हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी बाउंड्री कितनी लंबी है ना। तो उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें यहाँ से कोई आदमी स्टार्ट करता है चलना, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर आएगा, तो एक राउंड पूरा उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया आदमी ने, और फिर यहाँ पर आके फिर स्टॉप कर दिया, तो एक राउंड चलने में जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? इस रेक्टेंगल की बाउंड्री की लेंथ के बराबर होगी, और वही डिस्टेंस पेरीमीटर कहलाएगी। समझ आ रहा है? बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है। एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल है पेरीमीटर का। इसमें आपको दिख रहा है कि जो इसकी लेंथ है, ये रेक्टेंगल है, एक लेंथ इसकी 4 है ना। तो ऊपर वाली साइड भी 4 आ जाएगी, नीचे वाली साइड भी 4 आ जाएगी, और ब्रेथ इसकी 3 है। तो दोनों साइड वाली, लेफ्ट और राइट साइड वाली जो साइड है उसकी लेंथ 3 हो जाएगी। तो अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या बताया मैंने? सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड को प्लस कर दो।
कितना आ जाएगा 4 + 4 + 3 + 3 4 4 8 8 और 3 11 11 और 3 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। समझ आ रहा है? बहुत ईजी है। पेरीमीटर जब भी आपको निकालना है तो जो भी 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है, उसकी बाउंड्री की लेंथ निकालनी होती है। ठीक है, ये बाउंड्री कितनी लंबी है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? सारे साइड्स को प्लस कर देंगे तो जो लेंथ आएगी उसको हम बोलेंगे क्या? पेरीमीटर। आई होप आपको समझ आ रहा है ना? सिर्फ एक 2D शेप है सर्कल, सर्कल में जो है कोई साइड होता नहीं है, तो इसकी जो बाउंड्री की लेंथ आती है इसका नाम अलग हो जाता है। इसकी बाउंड्री की लेंथ को हम पेरीमीटर ना बोल के सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सर्कल के बाउंड्री की लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। इसकी बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। बाकी कोई भी आपके पास शेप है तो उसकी जो बाउंड्री की लेंथ निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। आई होप एरिया और पेरीमीटर आपको समझ आ गया होगा। 2 डायमेंशनल शेप के अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम एरिया बोलते हैं, और 2D शेप की जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है मान लीजिए और आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो सबसे आसान तरीका है तो उसके सारे साइड्स को प्लस कर दो। ठीक, चलिए अब कुछ यहाँ पे शेप्स हैं, इसकी पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, ये आपको याद रखना है। पहला शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, आपको दिख रहा होगा। इसमें लेंथ L है और ब्रेथ B है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B। दिस इज द फॉर्मूला। समझ आ रहा है बेटा? एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, लेंथ हमारे पास कितना है? 4 है, ब्रेथ हमारे पास 3 है। हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 4 × 3 करेंगे, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे होता है। मतलब जब भी हम निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा ऊपर, एरिया की यूनिट में स्क्वायर आएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे लेंथ और ब्रेथ, मान लीजिए लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारे पास 3 मिलीमीटर है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे, या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर दो या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर दो, उसके बाद एरिया फाइंड करना होता है। कई बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो यूनिट चेक नहीं करते हैं और सीधे हम एरिया निकाल देते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया और 4 × 3 कर दिया यहाँ पे, और 4 × 3 करके 12 लिख दिया, और फिर ये गलत हो जाता है, 0 नंबर मिल जाएंगे इसमें। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है? मिलीमीटर है। पहला काम क्या है आपको कि यूनिट इनका सेम करना है, या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर दें या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर दें। फिर जब सेम यूनिट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है? और फिर जब एरिया निकल जाएगा तो उसके बाद जो भी दोनों का यूनिट है उसका स्क्वायर आ जाता है। दोनों यूनिट अगर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, दोनों अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने लगा दिया है 2 × L + B। तो 2 × L की जगह 4 आ जाएगा, B की जगह 3 आ जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा, और 7 की जगह 14 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वही आता है। मतलब जो लेंथ की और ब्रेथ की यूनिट होगी वही यूनिट पेरीमीटर की भी होगी, लेकिन एरिया में जो लेंथ और ब्रेथ की यूनिट होती है उसका स्क्वायर लगा देते हैं। लेंथ और ब्रेथ की जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर लगा देते हैं एरिया में, और पेरीमीटर में सेम ही रहता है। इतना समझ आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपने। यूनिट का स्पेशली सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। यूनिट के हाफ मार्क्स होते हैं, कई बार यूनिट सही नहीं लगाने की वजह से बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। इसका नेक्स्ट है हमारे पास शेप स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, इसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है। ए इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की जो साइड होगी उसकी लेंथ हमने ए से डिनोट किया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला है एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। ठीक है,
साइड इंटू साइड ए स्क्वायर आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर आ गया, और पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड 4 इंटू ए 4 ए। ठीक है, साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं या फिर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और पेरीमीटर 4 इंटू साइड और 4 इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है लेंथ ऑफ ए साइड। लेंथ ऑफ ए साइड इसमें कितनी है? 4 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, 4 सेंटीमीटर लेंथ है। तो एरिया कितना आ जाएगा इसमें? यहाँ पे लेंथ 4 है। व्हाट इज एरिया? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। इसमें 16 आ गया, एरिया भी 16 है और पेरीमीटर भी 16 है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हमारे पास साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 6 आ जाएगा ये, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। समझ आ गया? तो एरिया का फॉर्मूला हो गया साइड इंटू साइड एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 4 इंटू साइड। क्लियर है? चलिए अब इसका नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल में एक बेस होता है और एक हाइट होता है। तो जिस साइड पे हाइट बनी होगी उस साइड को हम बेस मानेंगे। इसे समझ आ रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइट जो है नीचे वाली साइड पे बना हुआ है, तो नीचे वाली साइड को हम बेस मानेंगे। अगर हमारे पास ट्राइंगल ये है और हाइट अगर इस साइड पे बना हुआ है, मान लीजिए ये दिया होता, ये हाइट होती, तो ये हाइट अभी इस साइड के ऊपर है तो हम इसको बेस मानते और इसको फिर हाइट मानते, ये हमारी साइड हाइट हो जाती। इसी तरह से अगर हाइट इस साइड पे बना हुआ है तो ये हमारा बेस हो जाता और ये वाली साइड हमारी हाइट हो जाती। आई होप आपको समझ आ रहा है ना? अभी हमने नीचे वाले को बेस क्यों लिया है, इसको हमने बेस क्यों माना है? क्योंकि इसके ऊपर हाइट बनी हुई है। और हाइट हम किसको मानेंगे? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम हाइट मानेंगे। ये वाली साइड यहाँ दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उस साइड को हम हाइट मानते हैं। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक बेस होता है और एक हाइट होता है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड होता है इसमें। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें बेस 6 सेंटीमीटर है और हाइट 5 है। देन व्हाट इज एरिया? हाफ इंटू 6 इंटू 5 कर देंगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस की जगह 6 रख दो, हाइट की जगह 5 रख दो। ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया। फिर 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें पेरीमीटर भी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि सारी साइड गिवन नहीं है। सारी साइड से अगर गिवन होती, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 5 है, तो पेरीमीटर निकालना है हमें, तो इसको हम ऐड कर देंगे सिंपल। 3 + 4 + 5 5 4 9 9 और 3 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? चलिए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी एक बेस होगा और एक हाइट होगा। हाइट कौन सा लेंगे हम? जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। बेस कौन सा लेंगे? जिसके ऊपर हाइट होगी। जिस साइड के ऊपर हाइट होगी उस साइड को हमें बेस लेना होता है। समझ आ रहा है? जैसे ट्राइंगल में बताया है सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम ये बना हुआ है ऐसा, और इसको हमने बेस माना है। क्यों माना है हमने बेस? क्योंकि इसके ऊपर हाइट बनी हुई है, ये हमारी हाइट है। हाइट क्यों है ये? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो भी साइड 90 का एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। और जिस साइड पे हाइट बनी होगी, है ना, इस साइड पे हाइट बनी हुई है, तो इस साइड को हमें बेस लेना है। समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा समझ में? अगर आपके पास जैसे मान लीजिए ये है पैरेललोग्राम और यहाँ से हाइट हमने ड्रॉ कर दिया, ये हाइट हमने ड्रॉ कर दिया, तो अब बेस किसको मानेंगे? इस साइड को हम बेस मानेंगे। ये हमारा बेस हो गया और ये जो है साइड, ये हमारी हाइट हो जाएगी। जो भी 90 का एंगल बनाएगा उस लाइन सेगमेंट को हम हाइट मानेंगे। और जिस पे हाइट बन रही होगी, जिस साइड के ऊपर हाइट बन रही होगी,
उस साइड को हमेशा बेस लिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं बच्चों से, इसको ढंग से समझ लेना। ठीक है, इसके बाद इसका फॉर्मूला है यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। बहुत ईजी कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे बेस हमारे पास 6 है, हाइट 5 है, तो एरिया कितना आ जाएगा इसमें, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस 6 है, हाइट 5 है, 6 इंटू 5, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है बेटा? बहुत ही सिंपल है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस एक ही काम होता है इसमें कि बेस और हाइट को पहचानना, कौन सा बेस होगा कौन सा हाइट होगा, इसमें गलतियाँ हो जाती। फिर ऐसी दिया है कि पैरामीटर फाइंड करो। पैरामीटर इसमें हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी साइड गिवन नहीं है। जब दूसरी साइड गिवन होती है तब हम पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास 6 है और ये आपके पास 4 है, तो व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम? ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा? 6 + 4 + 6 + 4, दैट मीन्स 6 + 4 10, 6 + 4 10, 10 + 10 20 सेंटीमीटर। अगर ये इसकी लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई तो सेंटीमीटर है। समझ आ गया? तो पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड करना होता है और एरिया का फॉर्मूला हो गया बेस इंटू हाइट। फिर लास्ट है हमारे पास सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में एक रेडियस होता है, बीच में सेंटर होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है πr², वेयर r इज़ द रेडियस और पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 कुछ भी लिया जा सकता है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, तो इसमें r रेडियस है और पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर वैल्यू गिवन है कि पाई की वैल्यू में 3.14 लेनी है या पाई की वैल्यू में 22/7 लेनी है, तब तो हम वही लेंगे। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पहले से ही गिवन है तब तो हमें पाई की वैल्यू वही लेनी है, और अगर पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो फिर हम पाई की वैल्यू अपनी मर्जी से लेते हैं। 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास रेडियस ऐसा है जो 7 के टेबल में आ रहा हो, तब तो हम 22/7 ले लेंगे पाई की वैल्यू, और अगर वो 7 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 3.14 ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए r हमारा 7 है, रेडियस हमारा 7 है, तो पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7। रेडियस हमारा 14 है, तो पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7। रेडियस हमारा 21 है, तो पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7। यानी 7 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो अगर रेडियस होता है तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेना होता है। और अगर 7 के टेबल के अलावा कोई रेडियस आ जाता है, जैसे रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आ गया, तो फिर हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी होती है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे रेडियस 7 है, ठीक है, एक सर्कल है उसका रेडियस 7 दिया हुआ है, लास्ट में ये एग्जाम्पल किया है मैंने, देख लेना, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 7 दो बार 7 को क्यों किया मैंने? क्योंकि r की पावर 2 है। r की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि r को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 22 × 7, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह से आप को सर्कमफ्रेंस अगर फाइंड करना है, रेडियस हमारा जैसे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, देन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, दिस इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस हमारा कितना है? 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2 × 22, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। इस तरह से आप सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं सर्कल का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, वेयर r इज द रेडियस एंड वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 और 22/7। यू कैन टेक एनी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 11.1 कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज कॉपी में लिख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज 11.1 आप कॉपी में करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना, मैं फिर उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा?
थैंक्स फॉर वॉचिंग।